हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ इस मिशन एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी लेखपाल की तैयारियों को अंजाम दे रहे होंगे। तो इसी के क्रम में, जैसा कि इसके पहले वाली क्लास हमने देखी थी, राज्य संसद से थी और संसद में हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और इसके बाद जो है 31वें क्वेश्चन से बचा हुआ था, आगे हमने छोड़ दिया था। तो आज भी अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये संसद का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 31वें प्रश्न से आगे क्या क्या पूछा गया है और आगे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। और संसद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आइए संसद की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। तो 31वां प्रश्न ये कहता है कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है। ठीक है, किसने कहा था ये कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के जो है संविधान के निर्माता। हालांकि ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, इनको मात्र एक संविधान निर्माता कहना गलत हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। इन्होंने ही कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय है एक व्यक्ति और एक मत। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था? तो वो है हमारे महान चौधरी चरण सिंह जी। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी संसद के सत्र में जो है भाग ही नहीं लिया कभी। और इनका कार्यकाल कब से था? 1 साल का इनका कार्यकाल ही था। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, पूरा 1 साल भी नहीं बीता था। आइए प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच जो है अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल किया जा सकता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर जी थे। ये प्रश्न भी ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 36 पे लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आज तक केवल 1 बार है। 1975 में आपातकाल जब घोषित हुआ था उसके दौरान 6 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लेकिन बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार जब आपातकाल उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। तो 37वें में हो जाएगा लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता जो है नागरिकों को प्रमुखता देने की, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्र में जो है नागरिक मूल आधार होते हैं और ये खुद ही अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल हमने देखा था कि 6 वर्ष होता है। संसद की प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो कौन नियुक्त करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा गया है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी संघ होता है, एक स्थायी निकाय होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और इस वजह से उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। फिर भी उसके सदस्यों में इसे यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो है दो साल बाद सभी सदस्यों को सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, इसको हमने पहले भी देखा था। संसदीय प्रणाली जो है भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली की अवधारणा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना, नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 43 से आते हैं, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, वो राज्यसभा का उपसभापति हो सकता है। राज्यसभा का सभापति तो जो है उपराष्ट्रपति ही होता है, लेकिन उपसभापति कोई भी सदस्य हो सकता है जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, और ऐसा है 89(2) के अनुच्छेद 89(2) में ऐसा प्रावधानित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 44 की तरफ देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे हमारे विट्ठल भाई पटेल जी थे, जो कि 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने थे। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, तदर्थ समिति। और तदर्थ समिति जब पहली बार बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे। हम सभी को पता है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उन्हें झंडा समिति की भी अध्यक्ष बनाया गया था। तदर्थ समिति को अगर इंग्लिश में पूछे एड हॉक कमेटी भी तदर्थ समिति को ही कहते हैं, एड हॉक कमेटी। ठीक है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है। जब वो अपना काम समाप्त कर लेती है तब अपना प्रतिवेदन
प्रस्तुत कर देती है और उसका अस्तित्व वहीं पे समाप्त भी हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन हैं हमें सॉल्व करने, इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे। तो देखते हैं 46वां प्रश्न क्या कहता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अधिक जो है 530 से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अधिक ना हो ऐसे सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के लिए 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आइए प्रश्न संख्या 47 की तरफ देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, और किस तरीके से संबंधित है आइए देखते हैं। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। ठीक है, तो प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अर्थात कोरम क्या है? तो कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। अनुच्छेद 103 के अनुसार 100/3 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 249। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 51 देखते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देना यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, अर्थात गंवा देगा होगा, देना नहीं होगा। अर्थात तो यदि कोई भी संसद सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा तो वह अपनी सदस्यता को गंवा देगा, तो वो हो जाएगा 60 दिनों तक। अगर लगातार कोई 60 दिनों तक संसद में ना जाए, अनुपस्थित रहे, तो वह संसद से अपनी सदस्यता को खो बैठेगा। 52वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण पूछा है 52वें प्रश्न में। तो शून्यकाल जो है, क्योंकि प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है, इस काल में कोई भी कार्यवाही नहीं होती, इसलिए इसे शून्यकाल होता है और इस पर किसी भी प्रकार का विधायी नियंत्रण नहीं आता है। ठीक है, 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। संसद में शामिल है। संसद में क्या क्या शामिल है? तो संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है, संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। 54वां देखेंगे। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन का आशय है संसद के सत्र की समाप्ति। संसद के सत्र की समाप्ति, संसद के सत्र का अंत। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 55 देखें। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन है राज्यसभा। अस्थायी पूछा है, न कि स्थायी। राज्यसभा तो स्थायी सदस्य, इसका भंग नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा
लोकसभा और विधानसभा, ये दो अस्थायी सदन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। यदि सभी अपना साधारण बहुमत प्रस्तुत करें तो संयुक्त बैठक को भेजा गया जो विधेयक है वो पारित हो जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति में हो जिसका वह सदस्य है कार्यवाही के दौरान भाग ले सकता है, किंतु अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता, केवल बोल सकता है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका अर्थ ये है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। लोकसभा में विश्वास खो देने पर समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 59 देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है हमारा संसद। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 97 के तहत, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक सत्र में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है, जिसके बीच 6 माह की अवधि का अंतर होना चाहिए। 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 61 भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? अभी हमने ऊपर देखा था कि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है सदन हमारी, ठीक है। संसद। 62 प्रश्न पे आते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ पर जमा होता है? तो ऐसा राजस्व जो है जमा होता है भारत की संचित निधि में। प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा, या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 64 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। प्रश्न संख्या 65 लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रह सकती है? केवल 14 दिनों तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 67 भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद कई बार आ चुका है भाई। 67 में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन है। ये तीसरा कुछ प्रश्न है, संसद में मतलब संसद किससे बनता है या संसद में क्या क्या शामिल है। 68 देखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करती है हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। 69 देखते हैं। नीचे दी हुई सारणी का ध्यान करिए, इसमें पहले पढ़ते क्या करना है। एक स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? ठीक है। 2 से नाम
2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। अच्छा, एक्स के नाम पर जो कि हमने देखा था कि कौन कौन से राज्यसभा है, लोकसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं। लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। अर्थात लोकसभा में इतने के अलावा एक्स मतलब कितने लोग को शामिल किया जाता है, इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहा है। तो लोकसभा में किसको को शामिल किया जाता है? तो लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से कम अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्यों को शामिल किया जाता है। सी है, संघ राज्य के क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 70 पे देख चलते हैं। अध्यक्ष 69 वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप लोग बहुत ही जल्दी मतलब एकदम नोट जरूर करिए। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। मर्यादा के बारे में देखते हैं। बैठ जाना अर्थात आप देखते हैं ना कि जब संसद में कभी कभी हम देखते हैं न्यूज वगैरह में लोकसभा अध्यक्ष किसी को जो है कोई बोलता रहता बोलता बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, तो उसका मतलब यही है कि वो बोलने से रोक रहा है कि अभी मतलब बैठ जाओ, आप शांति से अब मत बोलो। तो उसको यील्डिंग द फ्लोर या फिर बैठ जाना कहेंगे। आइए देखते हैं कि मर्यादा क्या है। मर्यादा विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। कहते हैं ना कि लोकसभा अध्यक्ष मर्यादा में रहिए ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि विनम्र और ठीक ठाक व्यवहार बना करके तब रखिए। पक्ष त्याग क्या है? क्रॉसिंग द फ्लोर क्या है? पक्ष त्याग सदन के किसी भी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो आज इनके हैं कुल उनके हैं वो है क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, अंतर प्रदन क्या है? अंतर प्रदन इंटरपेलेशन क्या है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति का कार्य के वितरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। ठीक, और इस प्रकार हमने देखा कि संसद में क्या क्या होता है और उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। प्रश्न संख्या 71 संसद बनती है। अभी ये चौथा प्रश्न है, संसद किससे बनती है? ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है संसद। प्रश्न संख्या 72 शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? ठीक है, अर्थात शून्यकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये भारत में ही उपजी है। प्रश्न संख्या 73 है भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका अगला पार्ट वाला PDF शायद इसके आगे नहीं है क्योंकि मैंने 73 क्वेश्चन ही लिया था, बट इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी बता देते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थ उपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। आइए अब इसी प्रकार से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।